गुड इवनिंग। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इनिशियली थोड़ा सा नए सिस्टम में हाथ सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़े से हिकअप्स आ सकते हैं, बट सून वो रेक्टिफाई हो जाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। सबसे पहला हम चलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बेटा तुम्हें वो बताएंगे, ठीक है। ये टेक्निकल वाले बता देंगे क्या है। पीडीएफ तो नहीं मिलेगी बेटा जो है। अब मेरे को आइडिया नहीं, उनसे वो पूछ लेना, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सबसे पहले इस पे चलते हैं। अब इसमें क्या है ना, देखो पहली बात, ई की तुम वैल्यू जानते होगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो ई के मल्टीपल में होगा, ठीक है ना। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो ई के मल्टीपल पे होता है। इसका मतलब प्लस ई हो सकता है, -2e हो सकता है, +3e हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये नहीं होगा कि -1.5e, ये नहीं होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो ई के मल्टीपल पे होगा, राइट। वैसे कुछ पार्टिकल्स हैं जैसे क्वार्क्स वगैरह हैं जिन पे ना फ्रैक्शंस में भी होता है चार्ज, अगर देखोगे तो फ्रैक्शंस पे भी होता है, लेकिन वो नॉर्मल केस में मिलते नहीं है, तो उनके बारे में तुम्हें बात नहीं करनी है। बस ये ध्यान रखना कि किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज होगा तो वो ई के इंटीजर मल्टीपल्स पे होगा। तीसरी बात, ये बताना बेटा, वॉइस और पिक्चर वगैरह क्लियर है? थोड़ा सा मुझे बताओ, वॉइस पिक्चर वगैरह क्लियर है कि नहीं, ये बताओ बेटा जी। माइक कैसे ऑन करना है हर किशन? ऑल क्लियर है ना? उनसे एक बार टीम से पूछ लेना बेटा माइक कैसे वो करना है, ठीक। तीसरी बात सुनो, अब जो किसी बॉडी पे चार्ज आता है ना, किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज आता है बेटा जो है, तो वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है ना, ये ध्यान रखना। कोई भी बॉडी अगर चार्ज होती है, बॉडी इज चार्ज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक सिंपल सी बात है कि अगर वो निगेटिवली चार्ज है, कोई बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज है, तो उस पर कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अदरवाइज क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है ना बेटा जो है, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब क्या होंगे, उसमें कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। क्यों? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कई बार छोटा सा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है, बिल्कुल दो आइडेंटिकल बॉडीज थी बेटा जो है, उसमें से एक निगेटिवली चार्ज है और दूसरी पॉजिटिवली चार्ज है, तो किसका मास ज्यादा होगा? कई बार ये पूछा जाता है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। दो आइडेंटिकल बॉडीज थी, इनिशियली दोनों आइडेंटिकल बॉडीज थी, एक निगेटिवली चार्ज है, दूसरी पॉजिटिवली चार्ज है, तो किसका मास ज्यादा होगा? तो तुम्हें लग ही रहा होगा कि जो निगेटिवली चार्ज बॉडी होगी उसका मास ज्यादा होगा ना। निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे। तो तुम ये कह सकते हो कि मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी
अगर वैसे बाकी सारी की सारी चीजें आइडेंटिकल हो तो ये ग्रेटर होगा मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये भी हो गया। और एक लास्ट पॉइंट तुम कह सकते हो, इसका मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज है Q, इसको मैं कह सकता हूं कि प्लस या माइनस एन ई हो सकता है, बस हो गया। क्यों? और यहाँ पे जो n की नंबरिंग होगी वो 1 2 3 एंड सो ऑन ये होगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा वो है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो ई के इंटीजर मल्टीपल पे होगा, पहली बात। दूसरा मैंने बताया कि कुछ क्वार्क्स वगैरह पार्टिकल्स होते हैं जिसमें फ्रैक्शन में भी होता है, लेकिन उसकी बात तुम्हें नहीं करनी है। और तीसरा मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से बेसिकली बॉडी चार्ज होती है। अगर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब निगेटिव चार्ज बॉडी है तो उसका मास थोड़ा बढ़ जाएगा, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कह लो अगर आइडेंटिकल सिचुएशन हो, और क्यू की वैल्यू प्लस या माइनस ये हो जाएगी बस। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा पहला पॉइंट। अब दूसरा चलता है, एक होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ईशान, तेरा बेटा वो माइक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब खैर मैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है ना? ठीक है। आपने देखा होगा ना, जब भी किसी चीज को कोई रब करते हो बेटा जो है, तो एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चले जाते हैं ना, उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बस हो गया जो है। नहीं है, किसी भी बॉडी को अगर तुम रब करते हो, दो बॉडीज को रब करते हो आपस में, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो इसका मतलब एक में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे में उतना ही क्या होगा बेटा जो है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बस हो गया जो है। इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसमें जैसे दो एग्जांपल है। ग्लास को जब तुम सिल्क से रगड़ते हो, ये ध्यान रखना, इसमें तुम्हारे स्कूल में आ सकता है। इस ग्लास को जब तुम सिल्क से रब करोगे तो फिर उस केस में ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आता है, और सिल्क में नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले होंगे, राइट। और एक और एग्जांपल याद कर लेना, प्लास्टिक को जब फर से रब करोगे, प्लास्टिक प्लस फर, तो उस केस में प्लास्टिक में निगेटिव चार्ज आता है, प्लास्टिक में इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, और फर में पॉजिटिव चार्ज आता है। ये स्कूल में पूछ सकता है बेटा, ध्यान रखना। ये दो ही एग्जाम्पल पूछेगा कभी। ये कह लो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ये होगी। अब चलते हैं तीसरी बात। एक कंडक्शन में आ जाओ, इंडक्शन कर लो रादर। एक सेकेंड ना, मेरे को ना रबर वगैरह का भी थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा। इंडक्शन, सपोज करो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, और यहां पे कोई न्यूट्रल बॉडी है। अच्छा, न्यूट्रल बॉडी भी ना एक तरीके से देखा जाए तो दो टाइप की हो सकती है। क्यों? एक को मैं कंडक्टर कह देता हूं, और एक को मैं इंसुलेटर कह देता हूं। ठीक है, सेमी कंडक्टर नहीं ले रहे हैं अभी, हम केवल दो ले लेते हैं। एक को मान लो कंडक्टर,
और एक को हम ले लेते हैं इंसुलेटर। इसको बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब कंडक्टर का मतलब तो ये हुआ कि कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों? ये कंडक्टर का मतलब क्या है? कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इंसुलेटर में नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह लो। तो अगर मैं कंडक्टर की सबसे पहले बात करूं, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ड्यू टू अट्रैक्शन क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो ड्यू टू अट्रैक्शन तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव इधर आ जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसे कह लो। और यहाँ पे डेफिशिएंसी, दूसरी साइड में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। तो एक तरीके से वहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, एक तरीके से। ये तुम्हें लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा? जो है इस टाइप से होगा ना, अगर ये कंडक्टर रहा होता। अब सुनो, ये पॉजिटिव भी चार्ज है, ये निगेटिव है। इसका मतलब नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, और पॉजिटिव में रिपल्सन होगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज नजदीक है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्यों? अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मतलब नेट, अगर आप देखोगे तो नेट अट्रैक्शन होगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज नजदीक आ गया है और दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसी को तो हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। नहीं होता? इसी को तो इंडक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बेटा? जो है ये हो गया। अच्छा, इंसुलेटर में क्या होता है? अगर वो इंसुलेटर रहा होता मान लो, जो है तो इंसुलेटर में क्या होता है? एज सच फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते, नहीं है, एज सच फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते, लेकिन उसके अंदर जो भी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे मान लो कि इस टाइप से हो जाता। पता लगा थोड़े से निगेटिव चार्ज इधर को आ जाते और इसका पॉजिटिव चार्ज इधर को आ जाता, कुछ इस टाइप से होता। तो उस केस में भी अगर तुम देखोगे तो फिर अट्रैक्शन ही होता। अगर आप देखोगे तो उस केस में भी नेट अगर देखते तो अट्रैक्शन ही होता। तो यहां से देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया, देखना, हाँ ध्यान से देखना बेटा। जो है एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी और एक न्यूट्रल बॉडी थी। नहीं है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, एक न्यूट्रल बॉडी थी, तो भी उनमें अट्रैक्शन हो गया। जबकि तुमने आज तक ये पढ़ा होगा कि अगर दो चार्ज बॉडीज हों, केवल तभी उनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। जबकि यहाँ पे क्या है बेटा? जो है यहाँ पे तो जो है एक चार्ज बॉडी है और दूसरी न्यूट्रल बॉडी है, तो उनमें तब भी अट्रैक्शन हो जा रहा है। ठीक, तो रिजल्ट कुछ ऐसे कह सकते हो कि एक चार्ज बॉडी है प्लस एक न्यूट्रल बॉडी है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन वो किस फिनोमिनन की वजह से अट्रैक्शन कर रहा है बेटा? जो है वो इंडक्शन की वजह से अट्रैक्शन कर रहा है। मतलब कई बार उसको इंड्यूस चार्जेस भी कहते हैं, ध्यान रखना। वो जो आ रहे हैं इंड्यूस चार्जेस भी कह देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक पॉइंट देखना बेटा। मैंने यहाँ भी बॉडी लिखा है और यहाँ भी बॉडी ही है, तब एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल होगा और एक न्यूट्रल पार्टिकल होगा, तो फिर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ध्यान रखना। मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल है और एक न्यूट्रल पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल में जैसे प्रोटॉन हो गया फॉर एग्जांपल, या इलेक्ट्रॉन हो गया, और न्यूट्रल पार्टिकल में मान लो न्यूट्रॉन हो गया, तो फिर इनमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, ध्यान रखना बेटा। जो है नो फोर्स। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया बेटा? बताओ। जो है ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक चार्ज बॉडी थी और एक न्यूट्रल बॉडी थी, तो उनमें अट्रैक्शन हो गया। किस वजह से? क्योंकि जो न्यूट्रल बॉडी थी उसमें कुछ इंड्यूस चार्जेस डेवलप हो गए थे,
अब वो न्यूट्रल बॉडी कंडक्टिंग है तब भी सही है और नॉन कंडक्टिंग है तब भी सही है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रल पार्टिकल है तो उनमें फिर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, बताओ जो है, ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जो है। नहीं 11 से बहुत ज्यादा नहीं है, ये 12th का सिलेबस है, 11 से कोई इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है बेटा, ये कह लो जो है। ठीक, अब चलते हैं, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ। तुम एक चीज देखो ना कि जब तुम किसी स्केल को बाल से रब करते हो बेटा जो है, और फिर स्केल को जब आप पेपर पे ले जाते हो तो उनमें अट्रैक्शन होने लगता, होता कि नहीं होता बताओ जो है। नहीं है, स्केल को तुमने देखा होगा ना, हेयर से रब करो, हेयर से रब करो और फिर उसको पेपर पीसेस के नजदीक ले जाओ बेटा जो है, तो तुमने देखा होगा उनमें अट्रैक्शन होने लगता है। उसका रीजन बताता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्केल हो गया और हेयर हो गए प्लस पेपर पीसेस। स्पेलिंग में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है मेरे को, तो ज़्यादा माइंड मत करना, बिकॉज हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेटा जो है। तो अब आप ये बताओ कि जब मैं इन दोनों को रब करूंगा तो इनमें एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आएगी ना। नहीं है, जब मैं इनको रब करूंगा तो इसमें एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आएगी या नहीं आएगी बताओ। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आएगी। और अभी मैंने कुछ देर पहले तुम्हें बताया था कि जो स्केल है, जो प्लास्टिक कह लो, इसमें नेगेटिव चार्ज आता था, ये मैंने बताया था तुम्हें, क्यों नहीं है, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई है, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। और इधर जो पेपर पीसेस थे, नहीं है, इधर जो पेपर पीसेस थे, ये बताओ ये न्यूट्रल बॉडी आ गई कि नहीं आ गई बताओ। ये न्यूट्रल बॉडी आ गई ना। और अभी मैंने कुछ देर पहले तुम्हें ये बताया कि नहीं बताया कि न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी एक दूसरे को क्या करते हैं बताओ जो है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों। और ड्यू टू विच, ड्यू टू इंड्यूस चार्जेज वो करते हैं, बस हो गया जो ये कह लो, न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, इंड्यूस चार्जेज आ जाते हैं, उसकी वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बस हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जब आपने स्केल को, यहाँ पे थोड़ा सही लिख देता हूँ, जब आपने स्केल को बालों से रब किया तो उनमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आई, और स्केल को प्लास्टिक ले रहा हूं मैं, तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि प्लास्टिक में निगेटिव चार्ज आता है, और उसको जब तुम पेपर पीसेस के नजदीक लेके आए जो कि न्यूट्रल बॉडी थी, क्यों, जो कि न्यूट्रल बॉडी थी, तो उनमें ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस एक अट्रैक्शन हो गया, ये खेल। बताओ बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं है, थोड़ा टाइप कर दिया करो, उससे थोड़ा सा लगता है कि हाँ इंटरेक्टिव लगती है ना क्लास, थोड़ा सा बीच बीच में टाइप कर दिया करो। कोई डाउट तो नहीं है, ये बताओ बेटा जो है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया ना। तो ये भी हो गया बेटा जो है। उसके बाद चलते हैं फिफ्थ पॉइंट। हाँ अदरवाइज वही लगता है ना कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात लगती है ना बेटा जो है, अदरवाइज वो लगता है कि जो। अब चलते हैं पांचवा पॉइंट। अब कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे ना, वो तो बेटा ऐसा होता है ना कि कौन मतलब इलेक्ट्रॉन जो है जो लूजली बाउंड होगा, सिंपल सी बात है, दो बॉडीज होंगी इंसान, नहीं है, दो बॉडीज होंगी, किसी में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे, किसी में टाइटली होंगे, तो वो तो म्यूचुअल प्रॉपर्टी होगी ना,
ईशान समझ में आ गया तेरे क्या कह रहा हूँ बेटा जो है कि मान लो दो हैं, दो अलग अलग मटेरियल हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन्स लूजली वो होंगे और किसी में टाइट से वो होंगे जो है, तो वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना। ये बता जो है क्यों, जैसे तेरे और मेरे बीच में लड़ाई हुई मान लो जो है, और तू मेरे से कमजोर है, मैंने तेरे को थप्पड़ मार दिया। अब तू मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर आपने क्यों थप्पड़ मारा, जब लड़ाई हुई तो जो है आपने क्यों थप्पड़ मारा जो है, नहीं है। तू ऐसे कहेगी कि नहीं आपने क्यों थप्पड़ मारा बेटा जो है, तो वो तो दो लोगों की प्रॉपर्टी है ना। अब पता लगा मैं किसी, आ गया ईशान तेरा, हाँ बस 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 ये समझ लो। अब चलते हैं पांचवी बात, चलो बेटा जो है इसमें ऐसा है ना, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हम पूरी फिजिक्स में बहुत पढ़ेंगे, तो उसको ध्यान से देखना। कुछ पार्टिकल्स पूरी फिजिक्स में हम लोग बहुत पढ़ेंगे। थप्पड़ वाली बात से तेरे जो है जल्दी समझ में आया ऐसा है। मैंने नोट्स में जो है, अगर तुमने वेबसाइट विजिट की हो तो उसमें दिया हुआ है कि बिल्कुल शुरुआत से लेकर लास्ट तक एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, समझ गए। तो उसको बिल्कुल भी तुम्हें मिस नहीं करना है, और बाकी कुछ पढ़ना नहीं है बेटा जो है, न तो तुम्हें मिस करना है और न ही कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, बस हो गया जो है, उसी में मास्टरी करते चले जाओ बस, और कुछ नहीं है जो है। अब चलते हैं, पूरी फिजिक्स में ये पार्टिकल्स बहुत रिपीट होंगे, वो सुनो क्या है। पहली बात, एक बात बताओ कि मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है ना। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन करीब करीब इक्वल होते हैं, वैसे न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसको मैं एम कह दूंगा, या फिर 1 यूनिट कह दूंगा, राइट। ये वाला जो साइन मैंने बनाया है ये नियरली इक्वल टू का होता है बेटा, ध्यान रखना। ये वाला साइन हमारा नियरली इक्वल टू का होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, नियरली क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। अब दूसरी बात, अब चलते हैं प्रोटॉन पे। प्रोटॉन को आप जानते ही हो। ये बताओ इसको जो मास है, इसमें मैं एम और चार्ज प्लस ई कह दूं, ये तो बच्चों वाली बात है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताओ बेटा जो है, मैंने प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को ऑलमोस्ट इक्वल लिया है, और उसको मैंने एम बोला है। उसको आगे चल के मैं 1 यूनिट कह दूंगा कई बार। तो ये बताओ प्रोटॉन का मास तो एम हो जाएगा और चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा। ये तो प्रोटॉन की बात हो गई। अब तीसरी बात, एक आता है अल्फा पार्टिकल। ये पार्टिकल हमारा बहुत यूज होगा, हाँ, पूरी फिजिक्स में बेटा, ध्यान रखना। आप जानते हो कि अल्फा जो पार्टिकल है वो हीलियम का न्यूक्लियस है बेटा जो है, नहीं है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ऑफ 2He4, या कह लो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अब आप ये बताओ कि हीलियम के न्यूक्लियस में तुम्हें लग रहा है दो तो होंगे प्रोटॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 4 के इक्वल होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा ना बेटा, जो न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। तो उसमें प्रोटॉन तो होंगे दो, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने होंगे, 4 होंगे। तो अब मुझे ये बताओ कि इसका जो मास होगा वो मैं 4m कह दूं, और चार्ज
+2e कह दूं? ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, बताओ मुझे। अल्फा पार्टिकल आगे चल के हम लोग बहुत यूज करेंगे, तो वो मैंने तुम्हें बताया कि वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो उसमें 2 होंगे प्रोटॉन, इसका मतलब चार्ज तो होगा +2e, और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे, इसका मतलब मास कितना हो जाएगा तब? 4m हो जाएगा। ये बताओ, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? पहले ही बताओ बेटा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है ना? अब चलते हैं 4th पॉइंट। एक ड्यूट्रॉन बहुत रिपीट होगा, ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस होता है 1h2 का न्यूक्लियस होता है, इट इज न्यूक्लियस ऑफ 1h2। तो इसमें तुम्हें लग रहा होगा कि प्रोटॉन तो होगा 1 और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके होंगे 2। क्यों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके कितने होंगे? 2 के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब इसका जो मास होगा वो तो 2m आएगा, और इस पे जो चार्ज आएगा वो +e आएगा। बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा जी। किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो। इसका मास होगा 2m और इस पे चार्ज कितना होगा? +e। तो ये 3 पार्टिकल्स हम लोग बहुत रिपीट करेंगे। प्रोटॉन के बारे में तो जानती हो तुम, ठीक है ना? प्रोटॉन के बारे में तो बहुत ज्यादा वो नहीं है। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल जिसका मास हम लेंगे 4m और चार्ज लेंगे +2e, और एक हम लेंगे ड्यूट्रॉन और जिसका मास हम लेंगे 2m और चार्ज लेंगे +e, इतना। ये अब चलते हैं 6th पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है इसको हम पढ़ेंगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन एक चीज मैं बताता हूं कि 3 चीजें ऐसी है बेटा जी, जिनको अगर तुम फ्री छोड़ दो, मतलब जिनको अगर जैसे फ्री छोड़ दो तो वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती हैं। एक तो क्या है देखो, इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज, इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज, एक तो ये हो गया। इंडिपेंडेंट का मतलब बिल्कुल फ्री है, छोड़ दिया तुमने बेटा जो है। दूसरा, एक होती है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस। और एक वर्ड आके चल के हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस कह देता हूं, शॉर्ट में उसको इलेक्ट्रिक लाइंस कह देता हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस। ये 3 चीजें हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती हैं। आगे से ज्यादातर केसेस में अगर मैं कहीं पे कैपिटल H लिखूं तो उसका मीनिंग समझना हायर पोटेंशियल, और कहीं पे अगर मैं कैपिटल L लिखूं तो उसको समझना लोअर पोटेंशियल। एक बार दोबारा सुन लो, इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल छोड़ दिया तुमने, वो हो गया। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू रेजिस्टेंस, एक एक वर्ड के बहुत मीनिंग होते हैं, फिजिक्स में बेटा ध्यान रखना। रेजिस्टेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक लाइंस, ये हमेशा किधर से किधर को फ्लो करती है बताओ जो है? ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती हैं, ये हमेशा याद रखना। इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक लाइंस, ये ऑलवेज फ्लो करेंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब थोड़ा ये ब्रेक का टाइम होता है मेरा, हर आधे घंटे के बाद तुमने अगर थोड़ा सा पढ़ा हो
तो एक घंटी बजा करती है और उसमें ब्रेक होता है। कुछ डाउट्स हैं तो पूछो बेटा, कोई भी तुम्हें डाउट है तो बोलो। वेबसाइट रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होंगे वो तुम सपोर्ट टीम से पूछना, उनसे पूछना बेटा जो है। और कोई ज़्यादातर पॉइंट्स मैंने वेबसाइट में कवर कर रखे हैं, उनको अगर तुम सीरियसली पढ़ोगे तो तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे, सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और भी अगर कोई क्वेरीज हैं तो पूछो बेटा जो है, और कोई क्वेरीज हैं तो बोलो बेटा जो है। हरे किशन बता बेटा, ईशान, अग्निवा, कोई डाउट है तो बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। चुप हो जाता तुम लोग यार, तुम्हें अपनी आगे समझ में। हाँ, अब एक काम करते हैं, चलो कोई डाउट नहीं, कुछ बोला करो, उससे पर्सनालिटी डेवलप होती है बोलने से। अब करते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है जीके, चल बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद बैठे, ठीक है। हाँ, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है पहले, क्योंकि मैं भी एक्चुअल में क्या ना, मेरे लिए भी थोड़ा सा नया सिस्टम नहीं होता जब नई नई क्रीज में जाते हो खेलने के लिए बेटा जो है। एक ये होता है कि तुम पहले क्या हो रहा है कि वहां पे खेल लो ना, नहीं है, जब नई क्रीज में जाते हो तो तुम भी थोड़ा संभल संभल के करते हो ना, हाथ सेट होने में थोड़ा सा भी, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा जो है, नहीं हरे किशन, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। तो अभी तक जो हमने वो किया पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा पहले एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर नए टॉपिक पे चलते हैं। एक हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा था, मेरे ख्याल से उसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Q इक्वल टू प्लस या माइनस एनी, कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो E के इंटीजर मल्टीपल पे होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और थोड़ा सा मास बढ़ गया, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा सा मास कम हो गया, ये बताया था। और मैंने जस्ट क्वार्क पार्टिकल्स का थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन तुम्हें उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं करना है बेटा जो है। एक तो ये किया था। दूसरा दूसरा मैंने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बताया था तुम्हें। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, हाँ एक मिनट बेटा। हर्षवर्धन, अगर तेरा स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तू एक काम कर कि ट्वेल्थ में तो लाइव रहे बिल्कुल, है ना, ट्वेल्थ में तो लाइव रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका रिलेशन नहीं होगा। जब भी टाइम मिलता है 11th का जो तेरा बैकलॉग रह गया उसको कंप्लीट करते रहे। समझ में आया हर्षवर्धन, कि अगर तेरा स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल क्लियर हो जा रहा है, तो ट्वेल्थ में तो लाइव चलता रहे, ट्वेल्थ में लाइव चलता रहे, और 11th में जैसे जैसे टाइम मिलता है जो बैकलॉग रह गया उसको कंप्लीट करते रहे। ये एक हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बताई थी, और उसमें मैंने तुम्हें दो चीजें बताई थी ना बेटा, ग्लास और सिल्क। ग्लास प्लस सिल्क। ग्लास में मैंने कहा था पॉजिटिव, सिल्क में मैंने बोला था नेगेटिव, ये था। और एक हमने पढ़ा था प्लास्टिक एंड फर। प्लास्टिक में मैंने बोला था नेगेटिव, और फर में मैंने तुम्हें बताया था पॉजिटिव। ये याद रखना, ये स्कूल में कभी कभी आ सकता है। दूसरा हमने इलेक्ट्रिसिटी का था। तीसरा तीसरा मैंने इंडक्शन या फिर इंड्यूस चार्जेस कहा था। इंडक्शन या इंड्यूस चार्जेस। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया था कि एक चार्ज बॉडी है,
बॉडी कह रहा हूं बेटा जो है, और दूसरी न्यूट्रल बॉडी है, नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है, तो उनमें अट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल है और एक न्यूट्रल पार्टिकल है, फिर उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये बेसिक ध्यान रखना बेटा, किस लिए हुआ था जो है, चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी में अट्रैक्शन था, लेकिन चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल में कुछ नहीं था। तो ये ध्यान रखना। फोर्थ, एक मैंने तुम्हारा ये वाला केस बताया था, स्केल प्लस बाल में जो तुम रब करते हो प्लस पेपर पीसेस। जब तुम स्केल को बाल से रब करते हो तो स्केल में नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। और फिर जब तुम उसको पेपर पीसेस के नजदीक लाए, तो पेपर पीसेस क्या थे बेटा जो है, पेपर पीसेस थे न्यूट्रल बॉडी, नहीं है, न्यूट्रल बॉडी, तो उनमें अट्रैक्शन हो गया था, ये मैंने बताया था। और फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या बताया था, एक प्रोटॉन के बारे में, एक अल्फा पार्टिकल के बारे में, एक न्यूट्रॉन के बारे में, ये मैंने डिस्कस किया था। और प्रोटॉन में मास तो था m, चार्ज था प्लस e। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस था बेटा जो है, हीलियम का न्यूक्लियस, तो मास था 4m, चार्ज था +2e। और ड्यूट्रॉन 1h2 का न्यूक्लियस था। क्यों 1h2 का न्यूक्लियस था, तो मास 2m और चार्ज +e, ये था। और एक लास्ट मैंने बताया था तुम्हें, 6 पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, वो क्या था, इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज, इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट आई। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, तुम जानते होगे, आई थ्रू रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ये फ्लो करती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इतना बताया था। अब तुम्हें थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना बेटा, नोट्स को कैसे कैसे धीरे धीरे हम ब्रीफ करते चले जाते हैं, नहीं है, जो भी तुम नोट्स बनाते हो उसको कैसे हम सिंपल करते चले जाते हैं। जैसे ये हमने रिवीजन में ये बना दिए, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तुम्हें बना दिए, ब्रीफ हो गए नोट्स। अब तुम्हें जब भी टाइम मिलता है, इन्हीं नोट्स को फिर धीरे धीरे पढ़ते चले जाओ, बस हो गया, नहीं है, इन्हीं को धीरे धीरे आप पढ़ते चले जाओ। ये अब चलते हैं 7 पॉइंट पे। इसमें क्या है सुनो, पहली बात, किसी मास को आप हाइट डिफरेंस से एक्सिलरेट या रिटार्ड कर सकते हो ना बेटा जो है, नहीं होता, मास को कैन बी एक्सिलरेटेड, और रिटार्डेड बाई हाइट डिफरेंस। और इसको मैं h कह दे रहा हूं। जैसे आप ये बताओ कि अगर मैं एक मास को छोड़ दूं बेटा जो है, ठीक है, एक मास को छोड़ दूं, तो वो h हाइट नीचे आने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी में mgh का चेंज आ जाएगा ना, नहीं है। अगर मैं किसी मास को छोड़ दूं तो h हाइट नीचे आने के बाद उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा बेटा, mgh, मतलब mgh काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर मैं किसी को ऊपर को फेंक दूं बेटा जो है, नहीं है, किसी को ऊपर को फेंक दूं, तो फिर उसमें क्या होगा बताओ जो है,
जब वो h हाइट ऊपर चला जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी mgh क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि डेल्टा के ई वो प्लस या माइनस mgh लिख दूं, बताओ। समझ में आ रहा है, बताओ। डेल्टा के ई क्या हो गया, प्लस या माइनस क्या हो गया, mgh हो गया। अब दूसरी बात सुनो, अगर कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट होती है, मान लो इफ इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, इसका मतलब वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है, उसको रिटार्ड क्या कहोगे बेटा, वो तो केवल एक्सिलरेट ही होगी ना, नहीं होता, केवल एक्सिलरेट ही तो होगी कि नहीं होगी, बताओ जो है। तो वो ओनली एक्सिलेशन होगा उसमें, एक्सिलरेटेड। तो अब ये बताओ कि अब मैं डेल्टा के को सिर्फ के या हाफ एम वी स्क्वायर या एम जी एच लिख दूं, ये बताओ बेटा जो है। मतलब ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लो कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, क्यों, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसको क्या रिटार्ड करोगे बेटा जो है, मरे को क्या मारोगे, नहीं कहते बेटा जो है कि मरे इंसान को क्या मारोगे बेटा जो है। तो उसी टाइप से ये बताओ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है जो है, तो उसको क्या कर सकते हो, केवल एक्सीलरेट ही कर सकते हो जो है। तो डेल्टा के ही एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, तो वो एम जी एच हो जाएगी। तो यहीं से फिर हम कई बार वी क्या लिखते हैं बेटा जो है, वी की वैल्यू हम लिख देते हैं रूट ऑफ 2gh लिख देते हैं। कि अगर मान लो कोई बॉडी रेस्ट पे थी और वो h हाइट नीचे आ जाए, तो फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है बताओ जो है, रूट 2gh के इक्वल हो जाती है। अब तुम कहोगे यहाँ पे मैं काइनेमेटिक्स क्यों ले आया, नहीं है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चला था, इसमें हम काइनेमेटिक्स क्यों लेके आ गए। तो सिमिलरली क्या होता है, सुनो, सिमिलरली कोई भी चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सिलरेटेड और रिटार्डेड, कैन बी एक्सिलरेटेड और रिटार्डेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज करेंगे, आगे ध्यान रखना बेटा जो है, पोटेंशियल डिफरेंस वी कह लो। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। मैंने तुम्हें बताया किसी मास को तुम हाइट डिफरेंस से एक्सिलरेट या फिर रिटार्ड कर सकते हो, ठीक है ना, किसी भी मास को हाइट डिफरेंस एस से तुम एक्सिलरेट या रिटार्ड कर सकते हो। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हो। और अगर हाइट डिफरेंस एच का है, तो फिर जो डेल्टा के होगा वो प्लस या माइनस एम जी एच होगा। अगर वो ऊपर से नीचे आएगा तो एक्सीलरेट होगा, और अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रिटार्ड होगा। एक तो मैंने ये बताया। दूसरा मैंने ये बताया कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है, तो फिर उसको क्या आप रिटार्ड करोगे बेटा जो है, वो तो एक्सीलरेट ही होगा, नहीं है, एक्सीलरेट तभी होगा जब वो नीचे को आएगा। तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई को ही आप के ई लिख दोगे, वो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। और उसको मैंने एम जी एच लिख दिया था, तो वहां से वी इक्वल टू रूट 2gh आ गया था। तो इसी टाइप से क्या होता है कि किसी चार्ज पार्टिकल को आप पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सिलरेट या रिटार्ड कर सकते हो बेटा, समझे ना, v से एक्सिलरेट या रिटार्ड कर सकते हो। मैंने टी शर्ट भी बनाई थी, लेकिन ये इसका जो है ना, ये नीचे आ गया, देखो dcpandit.com लिखा तो ये नीचे आ गया, और टी शर्ट भी उतनी बढ़िया नहीं बनी। ऐसे ही होता है ना, शुरू शुरू में जो है क्या होता है, ऐसे ही होता है बेटा जो है। अब अगली टी शर्ट थोड़ी अच्छी बनाऊंगा। तो ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात सुनो, क्या है,
अब एक बात बताओ कि जो पॉजिटिव चार्ज था, इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज, वो मैंने क्या बताया था, कहां से कहां को जाता है बेटा जो है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है ना, ये बोला था कि नहीं बोला था बेटा जो है, इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है अगर छोड़ दो उसको। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये एक्सिलरेट होता है, एक्सिलरेट्स इंडिपेंडेंट, और लिख देता हूं हाँ, तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक्सिलरेट्स इन मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बताओ कोई डाउट है इसमें, बताओ बेटा जो है, ये बताओ इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब कब एक्सिलेट होगा, जब वो हायर पोटेंशियल से क्या होगा, लोअर पोटेंशियल को जाएगा। और रिटार्ड कब होगा, रिटार्ड्स व्हेन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज में उल्टा हो जाएगा, नहीं है, नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो एक्सिलेट कब होगा बेटा जो है, एक्सिलरेट्स जब वो लोअर से हायर पे जाएगा, और वो रिटार्ड कब होगा, रिटार्ड्स व्हेन हायर टू लोअर जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज है तो जब वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो एक्सीलरेट होगा, और लोअर से हायर की तरफ आएगा तो रिटार्ड होगा। ईशान बेटा, अभी थोड़े कुछ समय बाद पता चलेंगी कुछ चीजें, कुछ समय बाद पता चलेंगी, ठीक है। एक्चुअल फिजिक्स में क्या होता है ना, व्हाट वाई व्हेन बहुत आता है दिमाग में, है ना, व्हाट वाई व्हेन बहुत दिमाग में आता है। तो हर चीज का क्या होता है कि एक प्रॉपर ऑर्डर में आता है, मेरे अगर नोट्स देखेगा ना तो प्रॉपर राइट टाइम पे आएंगे बेटा जो है, ठीक है। तो इसका रिप्लाई तुम्हें कुछ टाइम के बाद मिल जाएगा जो है, नहीं है, इसका रिप्लाई तुम्हें कुछ टाइम के बाद या जब चैप्टर खत्म हो रहा होगा तब मिल जाएगा जो है, ठीक। अब सुना, वही वाली बात है ना कि अगर मैं तेरे से कह दूं कि भाई मास को अगर मैं छोड़ दूं तो वो ज्यादा हाइट से कम हाइट में आ रहा है तो एक्सलेट क्यों हो रहा है, वही वाली बात हो गई, क्यों एक्सलेट हो रहा है जो है। तो वो धीरे धीरे तेरे को अपने आप समझ में आती चली जाएगी, लेकिन प्रॉपर टाइम पे आएंगे बेटा, राइट टाइम पे आएंगे। तो दोबारा सुन लो, पॉजिटिव चार्ज एक्सिलेट तब होगा जब वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, और रिटार्ड तब होगा जब वो लोअर पोटेंशियल टू क्या करेगा बेटा जो है, हायर पोटेंशियल जाएगा, और निगेटिव चार्ज में उल्टा चलेगा। अब चलते हैं दूसरी बात। तुम एक चीज जानते हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी की यूनिट है, पहले ये बताओ ये जानते हो कि नहीं जानते बेटा जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है बेटा जो है। चार्ज पार्टिकल और बार समझाइए, मतलब समझा नहीं मैं, बार समझाइए मतलब, बार कौन सा जो है, पार्टिकल तो बेटा जैसे ये हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, समझ गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, ये पार्टिकल्स हो गए बेटा जो है, पार्टिकल्स हो गए। और ये अगर मैं इसमें कुछ चार्ज देता हूँ तो वो चार्ज बॉडी हो गई ना, दो चीजें अलग अलग हो गई ना बेटा जो है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये क्या हो गए, पार्टिकल्स हो गए बेटा जो है। अच्छा 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 अच्छा। अब तो समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया चार्ज पार्टिकल का क्या मतलब बेटा जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, अल्फा पार्टिकल हो गए, ये चार्ज पार्टिकल्स हो गए, ये कह रहा हूँ, ठीक। अब चलते हैं अगली बात, ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम लोग ईवी से भी दिखाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है बेटा जी, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम ईवी से दिखाएंगे, ये किसकी यूनिट होती है बेटा? जो है यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होती है, ध्यान रखना। ये क्या लग गया? समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अब हम आते हैं मुद्दे की बात में बेटा। जो है अगर क्यू चार्ज को, जिसमें प्लस या माइनस एनी चार्ज है, उसको v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करते हो, तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है वो Q इंटू वी, इसको अच्छी तरीके से देखना बेटा। जो है Q इंटू वी इतने जूल का आता है, या N इंटू वी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ये कह लो। जो है कब, क्यों, कहां, अगर वो आना होगा तो अपने राइट टाइम पे आएगा, ठीक है? उस पे मत करना बेटा, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना क्यों आता है कैसे आता है। अगर वो आना होगा, अगर वो रिक्वायर्ड होगा तो अपने टाइम पे आ जाएगा। जैसे अगर यहीं पे उसको होता है, उसका टाइम यहीं पे होता है बेटा, तो यहीं पे आ जाता है। और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नहीं है। बस जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ बस उसको तुम्हें बस वो करना है बेटा, कंसेप्चुअली समझना है। क्योंकि फिजिक्स में ऐसा बहुत होता है, हर चीज के पीछे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो फिर उससे हम फिजिक्स लर्न नहीं कर पाते। जो है अग्निवा, तेरी समझ में आ रही बात बेटा क्या कह रहा हूं मैं? जो है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं बस तुम्हें उतना समझना है और उसको अप्लाई करना है। अगर उसमें क्यों, वाई वगैरह चीज अगर रिक्वायर्ड होगी तो अपने राइट टाइम पे होगी। वो राइट टाइम आज भी हो सकता है, वो राइट टाइम 1 महीने के बाद भी हो सकता है। अगर तुम बहुत ज्यादा वो लगाओगे ना, WHY वाला वाई लगाओगे बेटा, जो है तो फिर फिजिक्स की लर्निंग नहीं हो पाती है, ध्यान रखना बेटा। तो एक बार दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। क्यू चार्ज को, जिसमें प्लस या माइनस एनी का चार्ज है, उसको v पोटेंशियल डिफरेंस से आप एक्सीलरेट करते हो, तो उसमें q इंटू वी जूल इतनी एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का चेंज आता है, या फिर n इंटू वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने का चेंज आता है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो q होगा ना वो तो आएगा कूलॉम में, v ये वोल्ट में आएगा, ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें। यहाँ पे जो n है ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक नंबर है ना, ये तो एक नंबर है। और ये v ये वोल्ट में आएगा। इनको अच्छी तरीके से देख लो बेटा, ये चीज अच्छी तरीके से देख लो, ये कर रहे हैं। अब इसी को मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, फिर सेम चीज को मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कर रहा हूं कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ एक्सीलरेशन ही होगा। क्यों? ऑन दी एक्सीलरेटेड, तो अब जो डेल्टा के होगा वो ही के हो जाएगी, या फिर वही हाफ mv² हो जाएगा। और उसी को मैं सिर्फ q इंटू वी इतना जूल कह दे रहा हूं, बस हो गया। केवल q इंटू वी इतना जूल कह दे रहा हूं। तो यहां से जरा देखना v की जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा, जो है वो अंडर रूट ऑफ 2q v बाई m आ रही होगी, चेक करके देखो, ये आ रही है। इसको आप समझ लो अच्छी तरीके से,
इस पे फिर मैं कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ तो थोड़ा और क्लियर होगा तुम्हें, ये पॉइंट थोड़ा सा और क्लियर होगा। जब तक मैं पानी पीता हूँ तब तक तुम इस पॉइंट को समझ लो बेटा। फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। किसी मास को हाइट डिफरेंस h से एक्सिलरेट या रिटार्ड कर सकते हो, और अगर वो h हाइट नीचे आएगा तो एक्सिलरेट होगा, और अगर वो h हाइट ऊपर जाएगा तो रिटार्ड होगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस या माइनस mgh होगा। एक मैंने ये कहा था। दूसरा, अगर कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो फिर वो एक्सिलरेट ही हो सकती है, इसका मतलब नीचे आ रही होगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ही मैंने काइनेटिक एनर्जी कह दिया था, उसी को मैंने हाफ mv² कह दिया था, और उसको मैंने mgh कह दिया था। तो वहां से v इक्वल टू √2gh निकल के आया था। अब मैं चल रहा हूं चार्ज पार्टिकल में। चार्ज पार्टिकल समझ में आ गए थे बेटा तेरे? किसके थे? अग्निवा, तेरे समझ में आ गए थे बेटा? चार्ज पार्टिकल क्या थे? इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, अल्फा पार्टिकल हो गए, ये कह लो। चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके तुम एक्सीलरेट या रिटार्ड कर सकते हो। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वो कब एक्सीलरेट होगा? जब वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को जाएगा। और वो कब रिटार्ड होगा? जब वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को जाएगा। नेगेटिव चार्ज में उल्टा होगा। उसके बाद मैंने क्या बोला था, सुनो। एक मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। फिर मैंने क्या बोला था? एक मैंने बताया कि Q इक्वल टू प्लस या माइनस एनी अगर चार्ज है, और उसको V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट या रिटार्ड करते हो, ठीक है ना? V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट या रिटार्ड करते हो, तो उसमें QV जूल इतनी काइनेटिक एनर्जी का चेंज आता है, या N इंटू V इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी काइनेटिक एनर्जी का चेंज आता है, ये बताया था। अब मैं एग्जांपल करवाता हूं तो मेरे ख्याल से उससे तुम्हें क्लियर होगा। और हाँ, एक चीज मैंने और बताई थी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, ठीक है, u की वैल्यू 0 हो, तो फिर वो एक्सीलरेट ही होगा। तो फिर मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ही काइनेटिक एनर्जी लिख दिया था, हाफ mv², और उसको q इंटू वी कर दिया था। वहां से फिर स्पीड हमने निकाली थी, बस। ये क्लियर। अब एग्जाम्पल देखो, तब मेरे ख्याल से उससे क्लियर होगा। पहला, अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, तो उसमें जो Q होता है वो अभी मैंने बताया था ना, +2 ही होता है। नहीं, अभी कुछ देर पहले हमने किया था, +2 ही होता है बेटा जो है। तो अगर मैं इसको Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी से कंपेयर करूं, तो तुम्हें लग रहा है n की वैल्यू इसका मतलब 2 हो गई, क्यों? ये हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ये -10 वोल्ट से +20 वोल्ट तक गया, मान लो। तो -12 10 वोल्ट का मतलब लोअर पोटेंशियल हो गया, और 20 वोल्ट हायर पोटेंशियल हो गया। तो जरा बताना, लोअर से हायर पे जब जाता है तो वो एक्सीलरेट होता है या रिटार्ड होता है? बेटा बताओ। लोअर पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना।
पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ध्यान रखना जो है, पॉजिटिव चार्ज जब लोअर से हायर पे जाता है तो वो रिटार्ड होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ये बताओ जो है, याद आ रहा है, ये रिटार्ड होगा। और -10 वोल्ट और 20 वोल्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या V, वो ये बताओ 30 वोल्ट होगा? हरे कृष्णा बताओ बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ जो है, -10 वोल्ट और 20 वोल्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो 30 वोल्ट का होगा कि नहीं होगा बताओ जो है। और अभी मैंने कुछ देर पहले तुम्हें ये बताया कि जो डेल्टा के होगा वो N इंटू वी, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। नहीं होता, N इंटू वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और N यहां पे है 2 और V यहां पर है 30। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा बस, हो गया। ये कह लो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, बस इतने का चेंज आएगा। और रिटार्ड हो रहा है, ध्यान रखना, रिटार्ड हो रहा है तो इसका मतलब कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूं तो ये 60 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना जूल के इक्वल आ जाएगी बस, हो गया जो है, इतने जूल का काइनेटिक एनर्जी चेंज आएगा। ये है। अब बताओ, अलार्म बजा था, कोई डाउट है तो बोलो बेटा जो है, कोई भी डाउट है तो बोलो। बार बार मैं कई बार कहता हूं, फेथ रखो, पेशेंस रखो, और जो भी मैं पढ़ाता हूं बेटा जो है, ठीक है ना, फेथ रखो, पेशेंस रखो, और जो भी मैं पढ़ाता हूं उसी को बार बार तुम्हें पढ़ना है बेटा जो है, समझ गए ना, बार बार तुम्हें उसी को पढ़ना है बस, हो गया। वो तुमने कर लिया तो तुम अपना बेस्ट दोगे एग्जाम में, इतना पक्का है, तुम अपना बेस्ट करोगे एग्जाम में। हाँ, हरे कृष्णा, समझ में आ गया बेटा जो है। और एक काम करेंगे, जो मंथली टेस्ट है ना, क्योंकि अभी मुझे टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को भी थोड़ा चेक करना है, मंथली टेस्ट का मैंने एक सिस्टम मैं सोच रहा हूँ, जब तक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म सही ढंग से नहीं होता तो मैं ये करूँगा कि जिस दिन टेस्ट होना है, जिस समय पे टेस्ट होना है, उससे 5 मिनट पहले तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ कॉपी दे दूंगा मैं, समझ गए ना, टेस्ट के टाइमिंग से 5 मिनट पहले तुम्हें पीडीएफ कॉपी दे दूंगा बेटा जो है। उसके बाद तुम क्या करोगे, जैसे ही टाइम खत्म होगा, जैसे ही टाइम खत्म होगा, तुम उसकी आंसर सीट बना के, जो भी हमारा हेल्प डेस्क नंबर है ना, ग्रुप में मत डालना, तुम आंसर सीट ग्रुप में नहीं डालोगे, उनको इंडिविजुअली भेज देना बेटा जो है। उस टाइप का कुछ बनाएंगे, आंसर सीट वहां पे इंडिविजुअली भेज देना, और फिर तुम्हारा चेक करके तुम्हें फिर मैं आंसर और सॉल्यूशन और तुम्हारे जो भी मार्क्स हैं वो फिर ग्रुप में डाल देंगे। समझ में आया क्या करेंगे बेटा जो है। जब तक मैं थोड़ा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को वो नहीं कर लेता हूँ, तो जब भी हमारा मंथली टेस्ट होगा, ठीक है ना, जब भी हमारा मंथली टेस्ट होगा, टेस्ट से 5 मिनट पहले मैं ग्रुप में तुम्हारा पीडीएफ कॉपी डाल दूंगा, तुम सॉल्व करोगे और आंसर्स उसके इंडिविजुअली भेजोगे, मुझे नहीं, है ध्यान रखना, मुझे नहीं बेटा जो है, इंडिविजुअली भेजोगे, और फिर उसके बाद तुम्हारे आंसर सॉल्यूशन और जो भी तुम्हारा रिजल्ट होगा वो फिर ग्रुप में डाल दिया करेंगे, ऐसा करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक नहीं काफी एग्जाम्पल देखेंगे अभी, तब तुम्हें समझ में आएगा। एग्जाम्पल 2, अब के मैं ड्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो पहली बात तो जो जो हम जानते हैं वो यहीं पे लिख देते हैं। Q की वैल्यू मैंने भी कुछ देर पहले बताई थी, प्लस ई होती है, क्यों नहीं, Q की वैल्यू प्लस ई होती है। इसका मतलब अगर मैं Q को प्लस माइनस एन से कंपेयर करूं तो n हो गया 1। एक तो बात ये आ गई। दूसरी बात,
पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये एक्सीलरेट कब होगा बेटा जो है, ये एक्सीलरेट तब होगा जब ये हायर से किधर को जाएगा, लोअर को जाएगा। क्यों? ये एक्सीलरेट तब होगा जब ये हायर से किधर को जाएगा, लोअर को जाएगा। तीसरी बात, ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। और ये 100 वोल्ट से 20 वोल्ट तक जाता है बेटा। तो तुम्हें लग ही रहा होगा ये हायर है, ये लोअर है, तो सही है, बिल्कुल हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो 80 वोल्ट है। क्यों? और ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है केवल एक्सीलरेट ही होगा, नहीं केवल एक्सीलरेट ही होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि इसका डेल्टा के या सिर्फ के, मैं n इंटू वी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दूं? ये बताओ बेटा जो है, इसका डेल्टा के या के को मैं n इंटू वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दूं? अब वैल्यू रख लेता हूँ बस हो गया जो है। यहाँ पे n था 1 और v था 80। क्यों? इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, बस हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इसको जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो 80 इंटू 1.6, अभी बता रहा हूँ, इंटू 10⁻⁻⁹ इतना जूल आ गया, बस हो गया। ईशान बेटा, जब मैं ये कह ही रहा हूँ ना कि वो एक्सीलेट हो रहा है या रिटार्ड हो रहा है, इस टाइप की बातें मैं मुंह जवानी बोल दे रहा हूँ, तो फिर तुम्हें क्या करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस में ना सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, बस हो गया। ये बताओ कि मैं जो ये बता रहा हूँ कि एक्सीलेट हो रहा है या रिटार्ड हो रहा है, ये तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बताओ बेटा, ये माउथ से बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बताओ जो है, इसका मतलब अब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस में केवल क्या लिखना है बेटा जो है, ओनली मैग्नीट्यूड लिखना है बस। समझ में आ गया? कि मान लो मैं तेरे से कहता हूँ कि मैं जुए में 100 रुपये हार गया, मान ले जो है, जुआ खेलना वैसे बुरी बात है जो है, समझ गया ना? मान लो मैं कहता हूँ कि मैं जुए में 100 रुपये हार गया, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा मैं जुए में -100 रुपये हार गया। ये बता, जुआ खेलना बुरी बात है ना? वैसे वैसे जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ जो है। किसान, बता समझ में आ रही बात नहीं आ रही? बता बेटा जो है, कि मैं कहता हूँ कि हाँ, कि अगर मैं जुए में 100 रुपये हार गया, तो कह ही रहा हूँ मैं 100 रुपये हार गया, अब उसके साथ में ये थोड़ी लगाऊंगा जुए में मैं -100 रुपये हार गया बेटा जो है, ये कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक। अब यहाँ पे, हाँ, अभी जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा ना हरि किशन, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा, मैच तूने देखा होगा ना, लास्ट लास्ट में फिर बड़ा एक्साइटिंग हो जाता है, नहीं है? हम्म। अभी नए नए बच्चे हैं ना, वो सोचेंगे मैं ऐसे करूंगा, तो सोचेंगे पढ़ाते कम है सर, खाली हंसी मजाक गप्पे वप्पे ज्यादा मारते हैं। तो इसलिए पहले एक दो लेक्चर में क्या होता है, टीचर को ना, तुम्हें बड़े टीचर बनने के गुरु बता रहा हूँ बेटा जो है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें बड़े टीचर बनने के गुरु बता रहा हूँ कि शुरू में तुम क्या करना है, तुम्हें शांत रह के बिल्कुल ऐसे दिखाना, सीरियस रहना है बिल्कुल जो है, समझ गए ना? अगर तुम बड़ा टीचर बनना चाहते हो तो बिल्कुल सीरियस रहो बेटा जो है। हाँ, धीरे 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 तब जाके तुम्हें खुलना है, ये कह दिया। अब एक चीज और करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर मैं रिजल्ट दूंगा। तुम बेटा, अब जितने भी अपने दोस्त हैं ना सारे, पड़ोसी वड़ोसी सब लोगों को जो है, समझ गया हरि किशन? अपने कम से कम तू अगली बार जब आएगा क्लास में तो 100 बच्चों का टारगेट दिया मैंने जो है, 100 बच्चों को अपने साथ लेके आएगा बेटा जो है। ठीक। हाँ, मतलब इतनी तारीफ कर दे, जा तू कहीं भी पार्टी में जा रहा है, कहीं शादी में जा रहा है, कहीं मार्केट में जा रहा है बेटा जो है, कहीं भी जो जहां भी तेरे को बच्चे दिखाई देते हैं, मार्केट में भी बच्चे दिखाई देते हैं, उसको पकड़ के खींच बेटा जो है। ठीक है? पूछ कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है।
अगर उसने बायोलॉजी भी दी है ना, कुछ इधर उधर के सब्जेक्ट भी ले रहा है बेटा, जो है आर्ट साइड के सब्जेक्ट ले रहा है, उसको जबरदस्ती तू ऐसे स्कूल में डलवा जहाँ पे पीसीएम या पीसीबी ले बेटा, जो है समझ गया ना, उसमें कुछ हो ना हो तो उसको जबरदस्ती साइंस दिलवा बेटा, जो है और फिर उसको तू जो है कह तारीफ करके, जो है अबे ऐसी फिजिक्स तूने आज तक पढ़ी नहीं होगी, समझ गया ना। तो ये तेरे को मैंने टारगेट दिया हरिकृष्ण, जो है। हाँ, तो अब सुनो अगला एग्जाम्पल देखो, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ वैसे, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन पे तुम जानते हो Q इक्वल टू माइनस ई चार्ज होता है, क्यों? और अगर मैं Q को प्लस माइनस एनी से कंपेयर करूं, ईशान अब तू ध्यान रखना बेटा, जो है तेरे को ये प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो रहा है। अगर मैं Q को प्लस या माइनस एनी से कंपेयर करूं तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू अब 1 रखूंगा। हाँ, मैं ये बताओ n की वैल्यू 1 रखूंगा कि नहीं रखूंगा बेटा, जो है n की वैल्यू 1 रखूंगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये एक्सिलरेट कब होगा? ये एक्सिलेट होगा जब लोअर से हायर की तरफ जाएगा, क्यों? नहीं बताओ, मैंने पीछे कहीं पे मिस्टेक तो नहीं की? देख लो हाँ एक बार, तो तभी ना कैलकुलेशन में हो जाता है। ये देखो मैंने गड़बड़ किया ना, मुझे लग रहा था बेटा तुमने बताया नहीं है। अच्छा रिटार्ड होगा, हाँ सॉरी, रिटार्ड ही लिखा है, ठीक है गड़बड़ नहीं है। मेरे को लगा कहीं एक्सलेशन तो नहीं लिखा दिया। ठीक है, अब सुनो, अब ये बताओ ये एक्सीलेट कब होगा? जब लोअर से कहाँ को जाएगा? हायर की तरफ जाएगा। अब मान लो ये -20 वोल्ट से +40 वोल्ट जाता है, तो अब जरा बता पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे हम? ईशान तू बता बेटा, जो है इसमें अब बता पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे बेटा, जो है हाँ बस 60 लिखेंगे, बस हो गया। ये कह ले जो है आप 60 लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। और तुझे लग ही रहा होगा ये लोअर है और ये हायर है, 60 आ गया। तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितने का चेंज आ जाएगा? डेल्टा के कितना हो जाएगा? डेल्टा के हो जाएगा एन इंटू वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ध्यान रखना बेटा, जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एन को यहाँ पे तुम्हें रखना था 1 और वी को रखना था कितना, 60। तो इसका मतलब इसका 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने का काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, हो गया। और वैसे बढ़ेगी भाई, देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बिकॉज ये एक्सीलरेट हो रहा है। और अगर इसको मैं जूल में कन्वर्ट करूं तो फिर ये हो जाएगा 60 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना जूल हो जाएगा। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल दो बेटा, जो है इसमें अगर किसी को भी कोई डाउट है तो बोल दो, बताओ। कोई भी डाउट हो तो बता देना बेटा, जो है इसमें, क्योंकि अब मैं एक रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ बेटा, जो है तुम मेरी वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाली बुक ले लेना बेटा, अरिहंत पब्लिकेशन से। उसका मेरे ख्याल से वो मैंने दिया है कि नहीं दिया है बेटा, कवर पेज सबके पास एक ही कवर पेज रहेगा, एक ही बुक रहेगी तो बेटर रहेगा ना, ताकि मैं असाइनमेंट वगैरह दूं तो तुम्हें किसी को मिसमैच ना हो। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की अरिहंत पब्लिकेशन से जो बुक आती है, हाँ ठीक, उससे मैं वो दूंगा तुम्हें असाइनमेंट जो है। लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हें बोला है अग्निवा, मैंने तुम्हें ये बोला है कि क्लास के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो है क्लास के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जितनी बार तू कंसेप्चुअली रिवाइज करोगे बेटा, जो है उतना बेटर होगा। अब क्या है सुनो, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन हो
या प्रोटॉन हो। इलेक्ट्रॉन में चार्ज माइनस ही और प्रोटॉन में चार्ज प्लस ही। इसका मतलब दोनों के लिए n की वैल्यू 1 है। कोई डाउट है तो बोलो बेटा जो है। ये बताओ इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों के लिए जो n की वैल्यू है 1 होगी। तो अगर ये एक्सिलरेट या रिटार्ड करते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एक्सिलरेट या रिटार्ड करते हैं v बोल्ट से, तो फिर इनकी जो डेल्टा के होगी वो सीधे सीधे v इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। बताओ इसमें किसी को डाउट है इस रिजल्ट में? बताओ इस रिजल्ट में किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा जो है? इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, नहीं है, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, तो दोनों के लिए n की वैल्यू 1 है। इसका मतलब अगर तुम उसको v वोल्ट से एक्सेलरेट या रिटार्ड करते हो तो फिर, अच्छा उसमें छोड़ो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन में भी कह लो ना, ये ड्यूट्रॉन में भी चल जाएगा ना बेटा जो है, ड्यूट्रॉन ऑल्सो। क्यों? ड्यूट्रॉन में भी तो Q की वैल्यू प्लस ई थी, नहीं होता? ड्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, सबके लिए n की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब उसको अगर v वोल्ट से एक्सीलरेट या रिटार्ड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में कितने का चेंज आ जाएगा? तो v इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ जाएगा। लेकिन अगर वो अल्फा पार्टिकल हो, ये बताओ कि अगर वो अल्फा पार्टिकल हो, तो उसमें फिर Q इक्वल टू प्लस 2e होता है। इसका मतलब n की वैल्यू 2 आ गई, राइट? n की वैल्यू 2 आ गई। तो अब मुझे बताओ डेल्टा के कितना होगा बेटा जो है? डेल्टा के होगा 2v, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? बताओ बेटा इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो बोल दो। ड्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, उनके लिए n की वैल्यू 1। अगर उसको v वोल्ट से एक्सिलरेट या रिटार्ड करोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी v इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और अगर वो अल्फा पार्टिकल है तो फिर उसमें n की वैल्यू 2 होगी, नहीं है, उसमें n की वैल्यू 2 होगी। तो डेल्टा के 2v इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने के इक्वल होगा। तो ये ध्यान रखना बेटा जो है कि इलेक्ट्रॉन को, फिर भी बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को अगर 100 वोल्ट से एक्सिलरेट करोगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ये कह रहा हूं मैं, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। अगर प्रोटॉन को 200 वोल्ट से एक्सिलरेट करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अगर अल्फा पार्टिकल को 50 वोल्ट से एक्सिलरेट करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। यहां तक भी बता दो किसी को अगर कोई डाउट है तो बता दो। अगर कोई भी डाउट है तो बोल दो, मुझे कोई जल्दी नहीं है बेटा जो है, बहुत टाइम है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बता दो बेटा। ये तो ये बात भी हो गई। अब अगला पॉइंट पढ़ने से पहले, अगला पॉइंट पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ना वेक्टर्स को रिपीट करना पड़ेगा बेटा जो है, हमें थोड़ा सा वेक्टर्स को रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि अब वेक्टर्स बहुत आने वाले हैं जो है। तो मैं वेक्टर्स के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ जो हमें काम आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वेक्टर्स। बाकी तो हम 11th के वेक्टर्स में पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे।
लेकिन यहाँ जो हमारे काम आने वाले हैं वो मैं कर दे रहा हूँ। सबसे पहले सुनो, एक मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा ही होगा, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। क्यों? ये पढ़ा होगा ना, r इक्वल टू क्या होता है बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और ये बाय द वे क्या होता है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना बेटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना जो है। दूसरा एस, ये होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ये भी मेरे ख्याल से पढ़ा होगा तुमने, एस इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। और ये बाय द वे क्या है, ये है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ गए ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। या तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो, ये है ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को अगर तुम ऐड कर दो, दोनों एक ही चीज है ना बेटा जो है, उसका मैग्नीट्यूड है। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा, राइट। अब तीसरी बात सुनो, वेक्टर्स में जहां भी मैं थीटा लिखूंगा, कहीं भी थीटा लिखूंगा, चाहे मैं ये वाले फॉर्मूले में लिख रहा हूं या मैं ये वाले फॉर्मूले में थीटा लिख रहा हूं, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ध्यान रखना बेटा जो है। तो जो थीटा है ये है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चौथी बात, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए बेटा जो है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, और इसको मान लो मैं ए कह देता हूं, तो फिर जो आर वेक्टर होगा, ध्यान से देखना बेटा जो है, आर वेक्टर या ए प्लस बी वेक्टर होगा, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मिड से पास होगा। passes from center of ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कुछ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ बेटा जो है, कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, नहीं है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा, तो तुम्हें कुछ ऐसा फील नहीं आ रहा बेटा जो है कि वो उसके सेंटर से पास होगा। और जो एस वेक्टर है या ए माइनस बी है या ए में तुम्हें एक तरीके से माइनस बी वेक्टर ऐड कर रहे हो, तो ये कहां से पास होगा बेटा बताओ जो है, ये ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के सेंटर से पास होगा। हर्षवर्धन, हरी कृष्णा, बताओ बेटा समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, बताओ जो है, ये कहां से पास होगा बताओ जो है, ये ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का जो सेंटर होगा वहां से पास होगा। इट पासेस फ्रॉम passes from a vector and माइनस बी वेक्टर। और इस केस में, इन दिस केस, आर की जो वैल्यू होगी, आर में किसे कह रहा हूं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
या a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये 2a cos थीटा बाई 2 आती है। ये मैथमेटिकल पार्ट तुम्हारा है, या फिर जब मैं 11th में वो पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो मैं कुछ नहीं, इसमें b को a के इक्वल रख देना बेटा, जो है इस वाले में b को a के इक्वल रख देना, तो वो मैथमेटिक्स हो जाएगी, मतलब जो है मैथमेटिकल पार्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो r की वैल्यू इतनी आएगी। और हर्षवर्धन एक्चुअल में क्या है ना, सुन बात सुन, मैंने यहाँ पे 2 बैच अनाउंस किए हैं, एक 11th के सिलेबस का और एक 12th के सिलेबस का बेटा, जो है समझ गया ना, एक 11th के सिलेबस का, एक 12th के सिलेबस का। और मेरे ख्याल से 11th का सिलेबस मैंने लिखा हुआ है कि जनवरी कहाँ पे खत्म होगा 11th का सिलेबस, उसके बाद 11th का रिवीजन स्टार्ट होगा। 12th का कहाँ पे खत्म होगा वो मैंने बता रखा है। लेकिन 12th वाले बच्चों को सिंस उसी साल एग्जाम देना होता है, तो जैसे ही उनका खत्म होगा 12th का सिलेबस, जैसे ही खत्म होगा उसके बाद फिर उनका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए ना, यहाँ पे 2 अलग अलग कोर्सेस हैं, ध्यान रखना बेटा, जो है एक 11th के सिलेबस का और एक 12th के सिलेबस का, जो है 2 अलग अलग हैं। लेकिन 12th के बच्चों को सिंस इसी साल एग्जाम देना है, मतलब नेक्स्ट ईयर आने वाले उस पर, तो उनका जैसे ही 12th का कोर्स खत्म होगा तो फिर उनका कॉम्पिटिशन के हिसाब से और हायर लेवल का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ये है। तो आर की वैल्यू इतनी होगी। और इसी टाइप से जो एस की वैल्यू आती है, मतलब एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, या फिर ए में माइनस बी वेक्टर ऐड कर दिया उसका मैग्नीट्यूड, कुछ भी कह लो, इसकी वैल्यू 2a साइन थीटा बाई 2 आती है, ध्यान रखना बेटा। और इसी केस में मैं कुछ अलग अलग एंगल्स के लिए कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, उसमें अब तुम थीटा की वैल्यू पुट करते चले जाना, बस हो गया। इन दिस केस यहां पे मैं 0 डिग्री पे लिख दूंगा, 60 डिग्री पे लिख दूंगा, 60 से 45 ज्यादा बेटर रहता है। थोड़ा सा भी रबर यूज करना मेरे को। चलो इसको ये कर देता हूँ, पूरा ही हट गया, झाड़ी खत्म कर दिया ना बेटा मैंने, जो है। तो इन दिस केस वैसे ठीक ही लिख रहा था, मुझे लग रहा है कि मैं ठीक ही लिख रहा था। एक तो 0 डिग्री पे वैल्यू याद रखना बेटा, एक 60 डिग्री पे याद रखना, एक 90 डिग्री पे याद रखना, एक 120 डिग्री पे वैल्यू याद रखना, और एक 180 डिग्री पे वैल्यू याद रखना। किस किस की? एक तो आर की, जो एक्चुअल में 2a cos थीटा बाई 2 है। और एक एस की, जो 2a साइन थीटा बाई 2 है। अब वैल्यू रखते हुए चलना, ध्यान रखना बेटा, जो है 0 डिग्री पे वो वैल्यू डबल हो जाती है। थीटा को 0 रख के देखो, डबल हो रही होगी। 60 डिग्री पे वो √3 टाइम्स हो जाती है। 90 डिग्री पे वो √2 टाइम्स हो जाती है। 120 डिग्री पे वही वैल्यू रहती है, और 180 डिग्री पे 0 वैल्यू हो जाती है। और 2a साइन थीटा बाई 2 पे देखना, थीटा की वैल्यू रखते हुए चलना, उल्टा हो जाएगा बेटा, ये बिल्कुल उल्टा ऑर्डर चलेगा। पहले 0, फिर a, फिर √2a, फिर √3a, और फिर ये 2a।
तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो यहाँ पे क्या है बेटा, कि अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हों, ठीक है ना, अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हों तो a प्लस बी वेक्टर वो a और b के बिल्कुल सेंटर से पास होगा, और a माइनस बी वेक्टर a और माइनस b के उसके बिल्कुल सेंटर से पास होगा, और उनकी वैल्यू फिर इतनी है, ये कह लो। इसको नेक्स्ट टर्न पे मैं दोबारा से रिपीट करके एक बार दोबारा से बताऊंगा। सो ओके, थैंक यू एंड गुड बाय। बाय बेटा।